हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो हमारी पीजीटी बायोलॉजी एनवीएस और केवीएस एग्जामिनेशन सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें आज क्लास 12th का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आ जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मई को। इसके बाद टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं। स्पीशीज़ होती है डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ होती हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक एक डाइवर्सिटी के अंदर, वो आपको ध्यान में देना है। जैसे सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में जो एग्जाम्पल आपके बुक में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो है रावोल्फिया वोमिटोरिया का। So this Rauwolfia vomitoria is found in Himalayas, shows genetic variation in the potency and concentration of chemical reserpine. ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल इसमें दिया है कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वराइटीज़ ऑफ मैंगो। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कहेगा पिक द ऑड वन आउट या पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, या 5-6 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसमें आपको अगर ये हूबहू लाइन आपको याद है तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। ऐसे ही स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के केस में आपको एग्जांपल दिया है कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं दे हैव ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। ये भी एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा। 4 से 5 आपको स्टेटमेंट देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो उसमें अगर एग्जैक्ट लाइन आपको ये याद है तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये 3 तरह की जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा उसी में आपका एक छोटे से पाई चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आप जस्ट सरसराती निगाहों से आप देख लेंगे कि जो इनवर्टिब्रेट वाला पाई चार्ट है उसमें इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्टिब्रेट्स वाले में फिशेस की ज़्यादा है, और जो प्लांट्स हैं उसमें फंजाई और एंजियोस्पर्म की लगभग बराबर आप कह सकते हो। तो अगर मान लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कर लेंगे। इसके अलावा एक स्टेटमेंट इसमें आ जाता है कि जो इंडिया है इट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है। नाउ देन कम्स पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। तो सिंपल एक चीज़ आपको दिमाग रखना है कि अगर हम इक्वेटर के पास हैं तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, चाहे अपने हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएँ चाहे साउथ पोल की तरफ जाएँ, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। इस वजह से आप देखेंगे कि इक्वेटर पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। फिर इसी के अंदर एक आ जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये किसने दिया था? अलेक्जेंडर वन हम्बल्ट, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दिया था। इन्होंने ये बताया कि अगर हम एरिया को बढ़ाते चले जाते हैं तो जो स्पीशीज रिचनेस होती है ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो इस वाले पोर्शन से क्या होगा, आपकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन है S=CA⁴Z। अगर इसी इक्वेशन को हम लॉग स्केल के प्लॉट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है log S=log C प्लस जेड लॉग ए। तो इसका एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो के दोनों आप केस देखेंगे। अगर हम S=CA⁴Z पे इसको प्लॉट करते हैं तो रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है, लेकिन अगर इसको हम लॉग स्केल पे प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं कि S का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है और Z का क्या मतलब है, तो ये आपको डिफरेंट स्टेटमेंट पूछ सकता है कि इनकी भाई मीनिंग क्या है। जैसे जो Z होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0.1 से 0.2 के बीच में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही S जो होती है स्पीशीज रिचनेस होती है, A एरिया होती है, और Z जो है इट इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, और C जो होता है ये Y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ग्राफ देख लेना है, इक्वेशन देख लेना है, किसने दिया है? अलेक्जेंडर वन हम्बल्ट ने। फिर हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में अगर देखें तो कई सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से सबसे पहला इसमें आ जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना। अच्छा, ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है या जो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इनको हम लोग बोलते हैं द इविल क्वाड्रेट। तो ये स्टेटमेंट में आप गौर करिएगा, ठीक है। द इविल क्वाड्रेट ऐसे स्टेटमेंट कहेगा, दैट मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन की, ठीक है, कि जो हैबिटेट्स होते हैं जो प्लांट्स के या एनिमल्स के, वो सब क्या हो रहे हैं, कट किए जा रहे हैं। एक एग्जांपल इसमें से दिया गया है आपके बुक में ही है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट होते हैं दे आर कॉमनली नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट।
तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम लोग कट कर रहे हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन एंड कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर द कैटल। दैट मीन जो अमेजन फॉरेस्ट है उनको बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी मात्रा पे कट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे सोयाबीन का कल्टिवेशन हो सके टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, और वहाँ पे कैटल की रियरिंग की जा सके। और जो अमेजन रेन फॉरेस्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो लास्ट टाइम पे ये एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आया था और यही स्टेटमेंट एग्जैक्ट उन्होंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था। ठीक है, फिर आता है इसमें दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो इसमें आपसे स्पीशीज़ के बारे में पूछ लेगा कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें आपको एग्जांपल बहुत गौर करिएगा, स्टीलर सीकाउ है, पैसेंजर पिजन है, ठीक है, दे बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन। ठीक है, फिर तीसरा इसमें टॉपिक आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इस वाले में भी आपको अगर देखें तो एग्जामिनर जो होगा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेगा। एक तो नाइल पर्च का एग्जाम्पल दिया गया है ना, लेक विक्टोरिया कॉज एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिलचिट फिश। एग्जैक्ट लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इन्वेजिव वीड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें कैरेट ग्रास या पार्थेनियम का जिक्र आ जाता है, लैंटाना आ जाता है और वाटर हायासिंथ आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया गया है आपका अफ्रीकन कैटफिश का। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश जो होती है इसको ग्लेरियस गैरीपाइनस बोलते हैं फॉर एक्वाकल्चर एंड इट कॉजेज थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन अवर रिवर। फिर एक लास्ट में इसमें आ जाता है को एक्सटेंशन का। अगर जैसे को एक्सटेंशन में सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है प्लांट और पॉलिनेटर का, ठीक है, या होस्ट और पैरासाइट का। तो अगर मान लो जो होस्ट प्लांट है उसको वो एक्सटेंट हो गया तो जो पैरासाइट होगा वो भी एक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन, ये आपको 4 चीज़ें दिमाग में रखनी है। फिर लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये हम 2 तरीके से करते हैं, एक इसमें आता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन की हम बात करें तो जो हमारी स्पीशीज़ होती हैं दे आर बिन कंजर्व इन द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो जहाँ पे रहते हैं चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको हम वहीं पे कंजर्व करते हैं, उनको वहीं पे हम प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ के एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिएगा, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, गिर नेशनल पार्क हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चन आया है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस अ हॉटस्पॉट। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए। तो एक टर्म आ जाता है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं विच आर प्रेजेंट या फाउंड ओनली इन दैट एरिया, ठीक है, एंड फाउंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी एरिया उसी लोकेलिटी के अंदर पाई जाती हैं और पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। तो ये जो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो जब हम किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं तो इसमें 2-3 फैक्टर्स दिमाग में रखते हैं। एक कि देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस और दूसरा देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान देना है बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के। तो एक इसमें आ जाता है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा और तीसरा ईस्टर्न हिमालयाज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 के तीनों एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। दूसरा इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर ही अगर देखें तो सेक्रेड ग्रुप्स का जिक्र आ जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज आर द ट्रैक ऑफ द फॉरेस्ट विच आर बिन प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, इसमें गारो खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय आते हैं, अरावली हिल्स राजस्थान के आते हैं, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चांद, बस्तर एरियाज ऑफ एमपी। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप्स और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें? इन सीटू कंजर्वेशन में। अगर हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ होते हैं उनको हम कंजर्व करते हैं अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम बात करें तो इसमें जू आते हैं, बॉटनिकल पार्क्स आते हैं, एक्वेरियम्स आते हैं, जीन बैंक और सीड बैंक्स आते हैं, टिश्यू कल्चर आता है और क्रायो प्रिजर्वेशन आता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में एक स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी प्लांट या जो भी पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं कहाँ पे? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जब भी आएगा तो 2 स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है। एक तो लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करते हैं और टेम्परेचर कितना? -196 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक लास्ट में छोटे छोटे 2 टर्म्स हैं। एक तो यह है कि अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? तो इन द ईयर 1992 में किस जगह पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। क्या उसके पॉइंट है? तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी था एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स
इन द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा वर्ल्ड समिट भी था जो हुआ था इन द ईयर 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 190 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मेजर एम इसका क्या था, या जो मेजर गोल था, टू रिड्यूस द रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल, रीजनल एंड द लोकल लेवल्स, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे, इसको पढ़ लोगे, तो आई होप जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से उसको कर सकते हो। देखा जाए तो चैप्टर ये काफ़ी छोटा है बट काफ़ी ज़्यादा वेटेज कराता है, क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं और जो आपका इंटरव्यू होगा उससे भी क्वेश्चन इससे अराइज करेंगे कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये एवीएस से मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।